अस्सलाम वालेकुम। एस नाम 2023 फिजिक्स पेपर। हम इसके डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, इन आइसोकोहेरिक प्रोसेस। तो आइसोकोहेरिक प्रोसेस में हमने बोला कि प्रेशर कांस्टेंट होता है या एक्सचेंज ऑफ हीट जीरो होती है या टेम्परेचर कांस्टेंट है या वॉल्यूम कांस्टेंट। अब आइसोकोहेरिक प्रोसेस में हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट होता है जिसकी वजह से चेंज इन वॉल्यूम जीरो होता है, और चेंज इन वॉल्यूम जीरो होता है जिसकी वजह से आइसोकोहेरिक प्रोसेस में वर्क डन भी हमारे पास जीरो होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। Next है, if 42 joule heat is transferred to the system during expansion, what is the charge internal energy when the work done is change in charge, like when the work done is 32 joule. So इसको solve कर लेते हैं फॉर्मूला से। फॉर्मूला हमारे पास change in heat is equal to change in internal energy plus change in work done। अब हमने चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड करनी है, वो एक साइड पर रख लेते हैं और वर्क डन हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। सो हमारे पास ऐसे सिनेरियो बन जाएगा, लाइक चेंज इन हीट माइनस हो जाएगा चेंज इन वर्क डन के। अब हमारे पास हीट है, उन्होंने दी है 42 जॉल और वर्क डन उन्होंने दी है 32 जॉल। ये माइनस हो जाएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, जो चेंज इन हीट के वो आंसर आ जाएगा 10 जॉल। सो 10 जॉल इज द करेक्ट आंसर, दैट इज अ बीटा ऑप्शन। Next है, the first law of thermodynamics as the generalization of law of conservation of। So जो first law of thermodynamic है वो हमारे पास law of conservation of energy के according है। So it's the answer चार्ली, ये हमारे पास fact based बात है। Next है question, while studying charging and discharging of a capacitor, RC is equal to resistance into capacitance is known as। So आपको ये पता है जो हमारे पास RC is equal to T, ये आपको equation पता है ना कि R मतलब रेजिस्टेंस और C कैपेसिटेंस का जो हमारे पास प्रोडक्ट होता है वो T मतलब टाइम कांस्टेंट के इक्वल होता है। सो करेक्ट आंसर इज टाइम कांस्टेंट, दैट इज बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू। अब पैरेलल कैपेसिटेंस है, पैरेलल कैपेसिटेंस में हमारे पास जो कैपेसिटेंस होती है वो इक्वल होती है सी टी इज इक्वल टू C1 प्लस C2 के। अगर इधर ये हमारे पास इक्वेशन में लिखा होता कि सीरीज कैपेसिटर है, तो सीरीज कैपेसिटर में हमारे पास 1 आवर C t इज इक्वल टू 1 आवर C1 प्लस 1 आवर C2 हमारे पास होता। लेकिन पैरेलल में हमारे पास कैपेसिटर के, जब कैपेसिटर की हम बात करते हैं तो एड अप होते हैं, और जब हमारे पास सीरीज में बात करते हैं तो हमारे पास इनवर्स का एड अप होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा C1 प्लस C2। नेक्स्ट है, ऐसे यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज, तो वो हमारे पास फैराड होता है। नेक्स्ट है 1 किलोवाट और इज इक्वल टू। सो हमें इस इक्वेशन का पता है कि जो 1 किलोवाट आवर होता है वो इक्वल होता है, ये लाइक ये हमारे पास 1 किलोवाट और है, वो इक्वल होता है 3.6 मेगा जॉल के, राइट। अभी जो मेगा मेगा की पावर हमारे पास क्या होती है 10⁻6 ना। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनती है 1 किलोवाट और इज इक्वल टू 3.6 मल्टीप्लाई 10⁻6 जॉल। सो व्हाट्स द करेक्ट आंसर, दैट्स द बीटा, लाइक 3.6 multiplied 10 raised to, oh, that's a Charlie. 3.6 multiplied 10 raised to power 6 joule. Like 3.6 है इसलिए हमारे पास आंसर है चार्ली। तो बीटा ऑप्शन उसमें 36 लिखा हुआ। नेक्स्ट है, 8 वोल्ट इंटू एम्पेयर इज अ यूनिट ऑफ। तो वोल्ट किसका हमारे पास यूनिट है वोल्टेज का, एम्पेयर किसका यूनिट है हमारे पास करंट का। तो जो वी आई है वो किसके इक्वल होता है, वी हम आई हमारे पास इक्वल होता है पावर के। सो power is equal to V into I. The correct answer is power, that volt ampere is a unit of power. Next question number 9. If length of the wire becomes 2 times to the original volume and area becomes 1/2 to its original value, then resistance of the wire becomes। So अगर आप अपना इक्वेशन देखो तो वो हमारे पास होती है R, इसको रेज कर लें, R is equal to रो L over A, right। उन्होंने लेंथ बोला है हमारे पास 12 हो जाए और हमारे पास एरिया बोला है हाफ हो जाए। अब ये जो 2 है ये ऊपर चला जाएगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में है, तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन इट विल कम एज एट 4, और ये तो हमारे पास पूरा डिस्टेंस है, दैट विल 4R। मतलब 4 टाइम्स हमारे पास डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी अगर हम लेंथ को डबल कर दें और जो एरिया है उसको हाफ कर दें। सो द आंसर करेक्ट इज बीटा 4 टाइम्स।
We'll erase it. Okay, next पे चलते हैं हम. Next is when a charged particle enters the magnetic field, it will be. अब हमारे पास चार्ज पार्टिकल एंटर हुआ है मैग्नेटिक फील्ड के. अगर आप इसकी इक्वेशन देखो तो उस पर लिखा हुआ है पैरेलल. पैरेलल तो मतलब उसका एंगल जो थीटा है वो क्या है, 0 डिग्री. अब आपके पास इक्वेशन क्या होती है, फोर्स की एफ क्यू वी बी साइन थीटा होती है ना. अब साइन थीटा की जो साइन थीटा लाइक थीटा इधर 0 है तो साइन 0 की वैल्यू हमारे पास होती है 0. अब इधर 0 आ गया तो पूरा का पूरा हमारे पास हो जाएगा 0 और उस पर कोई भी फिर फोर्स नहीं लगेगी और वो स्ट्रेट मूव करता चला जाएगा. अगर कुछ एंगल बनाता तो फिर हम बता सकते थे कि वो किधर जाएगा, साउथ जाएगा, नॉर्थ जाएगा या फिर सर्कुलर पाथ में मूव करेगा. सो द आंसर इज चार्ली, दैट इज मूव स्ट्रेट. नेक्स्ट है डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज सेम एज दैट ऑफ. तो जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है ना उसका दूसरा नाम मैग्नेटिक इंडक्शन भी है. ये एक ही चीज को बोलते हैं. सो इसलिए इनकी डायमेंशन भी सेम होती है बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज मैग्नेटिक इंडक्शन. नेक्स्ट है वेबर इज द मेजर ऑफ. तो वेबर हमारे पास ऐसा यूनिट है मैग्नेटिक फ्लक्स का और मैग्नेटिक फ्लक्स का हमारे पास फॉर्मूला होता है ना, फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए. सो इसका जो हमारे पास ऐसा यूनिट होता है वो होता है वेबर. नेक्स्ट है इन लेंज लॉ is also the statement, the Lenz law is also the statement of conservation of. So Lenz law की जो statement है वो हमारे पास is also the conservation of energy है. Like Lenz law में हमारे पास energy conserve होती है, that is the हमारे पास एनर्जी कंजर्व हो रही होती है. नेक्स्ट है 14. अब हमारे पास लेंस ला की हमारे पास स्टेटमेंट होती है ना, लाइक अगर हमारे पास उस एनर्जी उस मोशन को या उस फोर्स को अपोज करता है. लाइक अगर कोई भी चीज किसी को जा रही है, लाइक हम जैसे हमारे पास है ना एग्जांपल दी हुई है एक लूप में. अगर हम जो मैग्नेटिक बार होता है उसको मूव करते हैं तो जो चीज करंट को इंड्यूस करेगी अगर वो डायरेक्शन अपोजिट में जाती है तो वो उसको अपोज करेगी. सो काइंड ऑफ इट्स द कंजर्वेशन, इट्स अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. नेक्स्ट है 14. फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल द सेकंड फिंगर इंडिकेट्स. सो सेकंड फिंगर इज एक्चुअली हमारे पास इंडेक्स फिंगर जो होती है वो सेकंड फिंगर होती है. अब हमारे पास जो होता है ना फ्लेमिंग्स है, ये हमारे पास समझ में थंब है. Like this is thumb, this is first finger, that is index finger and that's third finger. So हमारे पास ये जो thumb है ये हमें देता है फोर्स और जो इंडेक्स फिंगर होती है राइट हैंड में फ्लेमिंग्स रूल में वो हमें देती हैं मैग्नेटिक हमारे पास फील्ड का बताती हैं. लाइक thumb is for force and the index finger or the second finger is for magnetic field. So the correct option is beta, that is beta magnetic field. नेक्स्ट है 15. A current generator is a device that converts. अच्छा, करंट जनरेटर इसका मतलब करंट प्रोड्यूस करा होगा. करंट जो एनर्जी होती है लाइक करंट जिसमें होता है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं ना. अब आप चारों के चारों नीचे ऑप्शन देखो तो इसका मतलब है एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सिर्फ पहले ऑप्शन में प्रोड्यूस हो रही है. लेकिन करंट जनरेटर वैसे भी हमारे पास केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. लेकिन बाकी नीचे ऑप्शन में आप तीनों में देखो तो उधर मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है और करंट जनरेटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है. सो अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट है 16. अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स एसी इनटू डीसी इज. सो दैट्स डायोड. डायोड हमारे पास एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दैट्स कॉल्ड रेक्टिफिकेशन. नेक्स्ट है 17. द कन्वर्जन ऑफ अल्टरनेटिव करंट टू डायरेक्ट करंट इज कॉल्ड. हमारे पास वही पिछले वाली बात आ गई, इसको हम रेक्टिफिकेशन बोलते हैं. नेक्स्ट है 18. इन फुल वेव रेक्टिफिकेशन डायोड्स आर यूज्ड. हमारे पास उन्होंने बोला कि फुल वेव जो रेक्टिफिकेशन है उसमें कितने डायोड्स यूज होते हैं. तो फुल वेव में हमारे पास 4 डायोड्स यूज होते हैं, ये आपने बात याद रखनी है. और हाफ में हमारे पास सॉरी फुल वेव में हमारे पास 2 डायोड्स यूज होते हैं और जो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन होती है उसमें हमारे पास 4 डायोड्स यूज होते हैं. तो इधर फुल वेव का उन्होंने पूछा हुआ है तो हमारे पास आंसर होगा बीटा, दैट इज 2. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19. द टाइम टेकन फॉर हाफ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स टू कन्वर्ट इज कॉल्ड. सो उन्होंने बोला हाफ जो नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स है वो कन्वर्ट हो गए हैं तो उसको क्या बोलते हैं, दैट्स कॉल्ड हाफ लाइफ. दैट्स द डेफिनेशन ऑफ हाफ लाइफ. सो आंसर इज डेल्टा, दैट इज हाफ लाइफ. Next 20 or 32-gram radioactive element decays and remains 2 gram after 60 days. So what is the half-life of this radioactive element?
हमारे पास पहले था 32, अगर हाफ हम करें उसको वो हो गया 16 हो जाएगा, उसको हाफ करें 8 हो जाएगा, इसको हाफ करें 4 हो जाएगा, इसको हाफ करें 2 हो जाएगा। अब हमारे पास कितना उस पर रह गया 2, और पहले कितना 32। ये हमारे पास वन हाफ लाइफ होगी, ये हमारे पास सेकेंड हाफ लाइफ होगी, ये हमारे पास थर्ड हाफ लाइफ होगी, ये हमारे पास फोर्थ हाफ लाइफ होगी। मतलब हमारे पास नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी है 4। तो अगर हमने हाफ लाइफ का टाइम देखना हो तो टोटल टाइम को हम डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ हाफ लाइफ से, और हमारे पास हाफ लाइफ आ जाती है फिर। अब हमारे पास टोटल टाइम कितना है, वो है हमारे पास 60 डेज, नंबर ऑफ हाफ लाइफ हमारे 4 है, जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 15 डेज। सो 15 डेज जो है वो हमारे पास आंसर है, और वो उसकी हाफ लाइफ है, दैट इज आंसर इज अ डेल्टा। नेक्स्ट है 21, इफ द कार इज स्लोइंग डाउन अलोंग नेगेटिव एक्सेस देन एक्सेलरेशन विल बी लॉन्ग। सो ये आप लोग बात याद रखना कि अगर हमारे पास कार किसी भी पॉजिटिव एक्स एक्सेस में जा रही है, यहाँ पर नेगेटिव एक्सेस में जा रही है, जब हमारे पास उसकी एक्सेलरेशन पूछी जाएंगी या डायरेक्शन ऑफ मोशन पूछी जाएगी, वो हमेशा उसके नेगेटिव मतलब ऑपोजिट होगी। अगर हमारे पास कार पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मूव करी है तो एक्सेलरेशन हमारे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस में होगी, और अगर कार हमारे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस को लॉन्ग मूव करिए तो हमारे पास एक्सेलरेशन जो होगी वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगी। सो द आंसर इज 21, दैट इज द चार्ली ऑप्शन, sorry, alpha option, that is positive x axis. So acceleration will be always be opposite in direction of motion की बात कर लो या acceleration की, will always be opposite to the axis, initial axis, negative axis है या फिर positive x axis है। Next है 22, the instantaneous velocity along the curved path is। तो ये हमारे पास रूल होता है, ये कर्व पाथ है ना, हमारे किसी भी डायरेक्शन फाइंड करनी हो ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो हमारे पास वेक्टर है, तो हम उधर पॉइंट लेते हैं और उसके अलोंग हम टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, तो वो हमें डायरेक्शन बताता है, इधर है तो इधर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इधर है तो इधर टेंजेंट टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। सिंपली हम उस डॉट के अलोंग टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, सो अलोंग द टेंजेंट डायरेक्शन होती है, दैट इज द अल्फा ऑप्शन। Next is 23, in perfectly elastic collision. So जो perfectly elastic collision होती है ना, no inelastic, all the collision is perfectly elastic, तो उसमें हमारे पास मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, सारी की सारी चीजें कंजर्व रहती हैं। So the answer is delta. Delta option is correct because it's a perfectly good situation. आप ideal situation समझ लो, उसमें हमारे पास सारे के सारे जो constants हैं वो कंजर्व रहते हैं। Next 24, the slope of displacement time graph is equal to। स्लोप है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट है ओवर टाइम ग्राफ है, सो ये हमारे पास किसका फॉर्मूला है, ये हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। So the option correct is velocity alpha. Alpha option is correct. Next at 25, range of a projectile on a horizontal plane is same for the following pair of angles. तो आप लोगों को ये बात पता होगी कि अगर 45 में कोई भी एंगल ऐड करें या कोई भी एंगल माइनस करें तो जो आंसर आता है वो हमारे पास उनकी हमारे पास आपस में जो रेंज होती है वो सेम होती है। तो इसको हम देख लेते हैं। अगर आप लोग देखो 15 और 30, अब अगर अब 15 और 30 तो दोनों के दोनों ही उससे छोटे हैं ना 45 से, तो ये तो इसको निकाल दो, एक 45 से बड़ा होना चाहिए, एक 45 से छोटा होना चाहिए। और हमारे पास 60 और 20 की बात करें तो आप 60 और 45 में कितना फर्क है 15 का, इसका मतलब है 45 में से भी 15 आने चाहिए थे, लेकिन इधर 60 और 30 आना चाहिए था, तो इट्स रॉन्ग ऑल्सो। अगर चार्ली ऑप्शन पे आप देखो तो 75 और 15 है ना, तो अब 75 और हमारे पास 45 में कितने एंगल्स का फर्क है, वो हमारे पास है 30 एंगल्स का फर्क। और अगर हम 45 में से ही 30 माइनस करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है, वो आंसर आता है 15। तो इसका मतलब है हमारे पास चार्ली ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, 75 और 15। इस केस में हम अगर 30 एंगल माइनस कर रहे हैं 45 से तो हमारे पास आंसर आएगा 15, और अगर 30 एंगल ऐड कर रहे हैं 45 में तो भी हमारा आंसर आएगा 75। सो द चार्ली ऑप्शन इज करेक्ट, इनकी हमारे पास जो रेंज होगी वो सेम होगी। 26 है द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज इक्वल टू। सो ये हमारे पास है ना पावर का फॉर्मूला, हम ना उसको ड्राइव करके भी देख लेते हैं एक बार। वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा कि फोर्स इनटू टाइम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम
अब ये देखें, हमने इधर लिखा ये चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम का क्या है, एम वी होता है ना, एम एंड चेंज इन वेलोसिटी, राइट। अब जो वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन क्या होती है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टी चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम होता है ना। तो इसका मतलब है वेलोसिटी को हम ए टी के तौर पे लिख सकते हैं। तो चेंज इन मोमेंटम आ गया इज इक्वल टू एम। इधर हमारे पास चेंज इन एक्सेलरेशन इनटू टाइम आ गया। अब एम में जो है, एम में हमारे पास किसका फॉर्मूला होता है, दैट इज द फोर्स का फॉर्मूला होता है। तो एफ टी लिख सकते हैं, मतलब चेंज इन मोमेंटम फोर्स इनटू टाइम के प्रोडक्ट के इक्वल है। सो इट्स करेक्ट। हमारे पास आंसर आता है इसका change in momentum. This is Charlie. Next 27. At what point during the motion of projectile its vertical component or of velocity is zero? So हमारे पास एक पॉइंट होता है, लाइक जब हमारे पास बिल्कुल प्रोजेक्शन होनी हो उसकी, या फिर लैंडिंग होनी हो, और एक पॉइंट आता है जिस पे हमारे पास वो हाईएस्ट पॉइंट पीक पे पहुंचता है। तो जब हमारे पास वो प्रोजेक्ट करता है ना, या फिर लैंड करता है, उस पॉइंट पे जो प्रोजेक्टाइल की मोशन होती है वो हाईएस्ट होती है। ओके, उसके दोनों के दोनों कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है, इधर हमारे पास है वेलोसिटी मैक्सिमम, इधर है हमारे पास वेलोसिटी मिनिमम। मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी मिनिमम है और मिनिमम हाइट पे वेलोसिटी मैक्सिमम है। तो हमारे पास मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी मिनिमम क्यों है, क्योंकि उसमें वर्टिकल कंपोनेंट जो होता है वेलोसिटी का वो जीरो होता है, इसलिए हमारे पास मिनिमम होती है। इसलिए आंसर है इसका 27 का चार्ली, दैट इज हाईएस्ट पॉइंट पे हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट जो होता है प्रोजेक्टाइल मोशन का वो जीरो होता है। हमारे पास सिर्फ हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, जिसकी वजह से हमारे पास वेलोसिटी भी कम होती है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्जेक्ट एट 1 जूल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट इज द वर्क डन इन टर्म्स ऑफ हाइट। तो आपको पता है जो वर्क होता है और जो वर्क डन होता है और जो एनर्जी होती है वो दैट इज इंटरकन्वर्टेबल। लाइक वर्क डन इज काइंड ऑफ एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। लाइक आपको पता है ना कि वो भी आपने एक चैप्टर में पढ़ा होगा कि वर्क डन जो होता है चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। सो एनर्जी इज वर्क डन। तो अगर वो वन जाउल है पोटेंशियल एनर्जी, तो वर्क डन भी हमारे पास 1 जूल ही है। नेक्स्ट 29, पावर इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ। तो पावर हमारे पास डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी के, लाइक पी इज इक्वल टू एफ इंटू वी। सो इट्स तो हमारे पास अगर आपने ड्राइव करना है तो हम ड्राइव करके भी देख लेते हैं। पावर हमारे पास वर्क डन आवर टाइम के इक्वल होता है। वर्क डन हमारे पास फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है डिवाइडेड बाय टाइम। अब टाइम और डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होता है, वेलोसिटी के। तो एफ इंटू वी इज इक्वल टू पावर। So the correct option is force into velocity. Next है 30. The area under the force displacement time graph gives. अब एरिया की बात हो रही है, अगर कोई भी एरिया ग्राफ के अंदर हमने देखना हो तो ऐसे ही देखते हैं ना। लाइक कोई भी पॉइंट है, ये हमने एरिया कर लिया तो हमारे पास हाफ, हमने इधर हमने लिख ली ये फोर्स लिख ली और डिस्प्लेसमेंट, लाइक एफ इंटू डी हमारे पास क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो हाफ तो वैसे ही नंबर है, क्वेश्चन को छोड़ दें। तो एफ इंटू डी किसका फॉर्मूला है, ये हमारे पास फॉर्मूला है वर्क डन का। सो द आंसर इज चार्ली, दैट इज वर्क डन। नेक्स्ट है 31. A body of mass m is having moving with velocity v. After a short interval time, its velocity becomes double. How many times kinetic energy will increase or decrease? उन्होंने बोला वेलोसिटी डबल होगी है। अब काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो हाफ एम वी स्क्वेयर के इक्वल होती है, राइट। इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी स्क्वेयर के। वी के स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर वेलोसिटी को डबल कर रहे हैं उसका स्क्वायर है तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, इसका मतलब है वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। सो द आंसर इज चार्ली, 4 टाइम्स इंक्रीज। नेक्स्ट है रिलेशनशिप हमारे पास एरिया और डिग्रीज का। वो तो हम लोग को आइडिया है कि लाइक 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्रीज। सो द अल्फा ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है इन केस ऑफ सेंटीमीटर फोर्स द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज गिवन बाय। सो हमारे पास सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, दैट इज ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। सो इसमें हमारे पास बीटा ऑप्शन करेक्ट है, ये उसका फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। सो बीटा ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है 34. 34 an electric motor turns at 400 revolutions per minute. Its angular velocity in radian per second will be. आप 400 revolutions per minute को कन्वर्ट कर लेते हैं रेडियन पर सेकेंड में। अब 400 रेवोल्यूशन है, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए वो 2 पाई में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि मिनट है तो मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, मिनट की जगह हम 60 सेकेंड लिख देंगे।
अब हमारे पास ऊपर आ गया 800 पाई डिवाइडेड बाय 60। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 40 डिवाइडेड बाय 3 पाई। सो 40 डिवाइडेड बाय 3 पाई इसका करेक्ट आंसर है, जो कि है चार्ली। चार्ली जो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 35 डिस्क का लूप एंड अ स्फीयर आर रोलिंग डाउन फ्रॉम एन इंक्लाइंड प्लेन इन साइमल्टेनियसली व्हिच ऑब्जेक्ट विल रीच एट द बॉटम फर्स्ट। अब आप लोग देखो, एक डिस्क है। जो डिस्क है उसका जो रोटेशनल का मास है वो एट अ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर है। अगर आप लूप की भी बात करो या हुक की बात करो, उसका भी हमारे पास जो हमारे पास उसका रोटेशनल मास है वो एट अ डिस्टेंस है, क्योंकि दैट इज दे मतलब दे आर द हॉलो इनसाइड। लेकिन अगर आप स्फेयर की, सॉलिड स्फेयर की बात कर रहे हो, तो उसका सारा का सारा मास जो है वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लाइक मास जो है वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो उस केस में हमारे पास जो वेलोसिटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है स्फेयर की। देन द डिस्क हैज काइंड ऑफ मोर मास, रोटेशनल मास देन इट्स डिस्क। एंड सबसे कम जिसका है वो हमारे पास होता है लूप का। तो उस केस में हमारे पास सबसे ज्यादा वेलोसिटी होती है स्फेयर की, देन हमारे पास होती है डिस्क की, और सबसे कम वेलोसिटी होती है लूप की। सो द आंसर हियर इज स्फेयर, क्योंकि उन्होंने बोला कि कौन सा ऑब्जेक्ट सबसे पहले बॉटम पे आएगा। सो स्फेयर इज करेक्ट। नेक्स्ट है, ऊपर उन्हें सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला पूछा हुआ है, तो वो एफ सी इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर होता है। और एम आर ओमेगा स्क्वायर हमारे पास चार्ली ऑप्शन करेक्ट है, एफ सी इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। नीचे उन्होंने दिया हुआ है कि इन द फॉलोइंग फिगर द वेवलेंथ है। अब हमारे पास जो टोटल लेंथ है वो 2 मीटर है, और इधर एक वेवलेंथ है और दूसरी वेवलेंथ है। अगर दो वेवलेंथ है तो दो को टू के साथ टू के डिवाइड कर देंगे। इसका मतलब है एक जो वेव है, जो जिसकी हम लेंथ को वेवलेंथ बोलते हैं, वो हमारे पास क्या होगी, 1 मीटर होगी। सो द आंसर इज चार्ली। नेक्स्ट है, विद इंक्रीजिंग प्रेशर द स्पीड ऑफ द साउंड विल। अब हमारे पास जो स्पीड ऑफ द साउंड होती है ना, वो विंड पे डिपेंड करती है, मॉइस्चर पे डिपेंड करती है, डेंसिटी पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, लेकिन प्रेशर पे डिपेंडेंट नहीं होती, वो इंडिपेंडेंट होती है प्रेशर से। सो द आंसर इज रिमेन्स द सेम, डेल्टा। नेक्स्ट है 39, इन ट्रांसवर्स वेव द पोर्शन अबव द मीन लेवल इज। लाइक ये हमारे पास वेव है ना, इसका अबव पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट, और नीचे वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, ट्रफ। सो द आंसर विल बी वेव क्रस्ट, तो बीटा ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है 40, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम ऑन ईदर साइड ऑफ द मीन पोजिशन ऑफ वेव इज कॉल्ड। सो अब इनने यही वेव आप देख लें। अब इसका जो ये ऊपर जितनी हमारे पास वेव गई है उसकी हाइट है, उसको क्या बोलते हैं, हम उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। सो इट्स एम्पलीट्यूड, इट्स कॉल्ड एम्पलीट्यूड, जितनी उसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है अबव द मीन लेवल। सो आंसर इज चार्ली। थैंक यू सो मच।